नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। ये साल कई मायनों में काफ़ी अलग रहा। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका असर आपके निवेश पर भी पड़ा। इस साल निवेशकों को कुछ और समझ में आया हो या फिर ना आया हो, इतना तो वो ज़रूर समझ गए हैं कि इक्विटी फंड में निवेश रिस्की है तो डेट फंड भी कम रिस्की नहीं है। आपने पूरे साल हमसे कई सवाल पूछे और आज हम उन चंद सवालों के जवाब देंगे जो हमसे एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिए और सुनिए आज का शो, क्योंकि इन सवालों के जवाब जानना हर निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी है। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है JRL मनी के को फाउंडर विजय मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। कैसे हैं? धन्यवाद स्वाति जी, आपका धन्यवाद और आपके सारे श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। जी सर, शुरू करते हैं। हमारे पास एटलीस्ट 10-12 सवाल ऐसे हैं जो एक बार नहीं हमसे कई बार पूछे गए हैं। उसमें जो पहला सवाल ये था और बहुत ही मेरे लिए हैरत की बात थी। अमूमन जो सवाल हमारे पास आते थे वो एक एज ब्रैकेट कह लीजिए 25 से 35, 40, 45 मैक्स उस एज ब्रैकेट में। लेकिन इस साल मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे रिटायर्ड लोगों ने हमसे सवाल किए हैं, क्योंकि उनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और वो अब ये समझ गए हैं कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखकर वो रेगुलर इनकम की ज़रूरत को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो वैसे में उन्होंने हमसे जानना चाहा था कि भाई कि किस तरह के प्लान में ऑप्शन होता है, ग्रोथ ऑप्शन होता है, डिविडेंड ऑप्शन होता है, किस में पैसा डालना सही रहेगा इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया और एक्चुअली ये सवाल को मैं भी अलग अलग फोरम से डायरेक्टली प्रेजेंटेशंस के थ्रू इन्वेस्टर्स को एड्रेस करने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड के अंदर डिविडेंड प्लान का कोई मतलब नहीं है। ये डिविडेंड प्लान एक सेल्स टूल की तरह इस्तेमाल किया गया इन्वेस्टर को लाने के लिए, और उसमें काफी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया कि भाई एफडी पे, हमारी बैंक की एफडी पे आपको 6% मिल रहा है, लेकिन एक फंड हाउस है जो पिछले 3-4 साल से 1% हर महीने डिविडेंड देता आ रहा है, तो 12% आपको साल का डिविडेंड मिलता है। तो इन्वेस्टर उसकी तरफ ल्योर हो गया। लेकिन डिविडेंड प्लान किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए था और आने वाले पीरियड के अंदर भी उनको नहीं लेना चाहिए। और उसका मैं कारण बताता हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए। पहला तो है, जब आप डिविडेंड प्लान लेते हो तो आप अपने पैसे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं होने देते हो और उस पैसे को ग्रो नहीं होने देते हो। दूसरा सवाल है कि जब भी आप डिविडेंड प्लान लेते हो, एक आम इन्वेस्टर का मन में ये विचार रहता है कि जो म्यूचुअल फंड का डिविडेंड है वो भी इक्विटी डिविडेंड की तरह ही है कि शेयर का प्राइस कम नहीं होगा, हमको डिविडेंड हाथ में आ जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का डिविडेंड ऐसा नहीं है। अगर जितना फंड हाउस ने डिविडेंड दिया है उतनी ही अमाउंट से फंड हाउस की एनएवी कम होती है। तो किसी फंड हाउस की एनएवी सपोज 11 रुपए है और उस फंड हाउस ने 50 पैसे का डिविडेंड दिया है, तो उस फंड हाउस की एनएवी अगले दिन 10.5 रुपया हो जाएगी। तो अगर आपका किसी स्कीम में 5 लाख रुपया लगा हुआ है और उसी फंड हाउस ने 20,000 रुपया आपको डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करते ही उस फंड हाउस की एनएवी 5 लाख रुपए से घट के 4,80,000 हो जाएगी। तो जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो आपके पैसे से ही आता है और जितना डिविडेंड डिक्लेयर होता है उतना आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू कम हो जाता है। तो डिविडेंड प्लान रेगुलर इनकम से लेने का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर ही एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ हमारे पास आया था, जो कई लोगों ने पूछा है कई दफा कि एएमसी आपके पैसे निवेश करती इक्विटी फंड में। आप जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक्स खरीदते हैं, राइट? और कई दफ़ा स्टॉक्स आपको डिविडेंड देते हैं, तो एएमसी उस डिविडेंड का क्या करता है? क्या वो डिविडेंड इन्वेस्टर को दिया जाता है जो हमने कह दिया नहीं, या फिर वो कैसे, फिर तो उस डिविडेंड का होता क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा स्वाति जी। ये सवाल काफी लोगों के मन में है। इस सवाल का जवाब दूंगा और साथ में जो रेगुलर इनकम जिनको चाहिए वो म्यूचुअल फंड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डिविडेंड के, उसका भी हम बताने की कोशिश करेंगे। जरूर सर।
तो म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है 15, 20, 25, 30 सिक्योरिटी इक्विटी शेयर्स में, तो उसमें दो तरह के गेन आते हैं। एक तो उन शेयर का प्राइस बढ़ता है, दूसरा जो डिविडेंड आता है। जो फंड हाउस के पास डिविडेंड आता है वो फंड हाउस के हाथ में टैक्स फ्री होता है। अगर कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट शेयर्स में पैसे डालता है और अगर उसके पास डिविडेंड आता है तो वो उस शेयर होल्डर के अकाउंट में टैक्सेबल इनकम है। लेकिन वही शेयर्स अगर म्यूचुअल फंड के अंदर है और म्यूचुअल फंड के पास डिविडेंड आता है तो पहला तो वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड के पास टैक्स फ्री होता है। दूसरा, जितना डिविडेंड आता है उतनी अमाउंट से उस फंड हाउस का एनएवी बढ़ जाता है। सपोज किसी फंड हाउस के टोटल एयूएम का 1% डिविडेंड आया है, वो जनरली जुलाई, अगस्त, सितंबर में आता है, तो जो डिविडेंड आता है फंड हाउस की एनएवी बढ़ती है। तो एनएवी बढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो होता है कि शेयर प्राइस में ग्रोथ आया और दूसरा डिविडेंड आया। डिविडेंड, जो भी डिविडेंड आता है उतना ही अमाउंट से प्रोपोर्शनेटली फंड हाउस का एनएवी बढ़ जाता है। तो जो आपको फंड का एनएवी बढ़ता हुआ दिखता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, शेयर प्राइस ग्रोथ और डिविडेंड ग्रोथ, डिविडेंड जो भी आया। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि फंड हाउस में डिविडेंड तो जब भी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया वो आपके अकाउंट में आ जाता है और आपको टैक्सेबल होता है। लेकिन फंड हाउस के अंदर डिविडेंड आया, वो फंड लेवल पे टैक्सेबल नहीं है, आपको भी कुछ टैक्स इंसिडेंट नहीं है क्योंकि आपने पैसा नहीं निकाला है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि टैक्स इंसिडेंट, आपके ऊपर टैक्स तभी लगेगा जबकि आपने कुछ पैसा निकाला हो या कुछ स्विच किया हो। जब तक आपने न तो पैसा निकाला न स्विच किया तो आपको टैक्स इंसिडेंट नहीं आता है। फिर भी कम बैक टू आपने जो सवाल किया कि कोई रेगुलर इनकम पे डिपेंडेंट हो और उसके लिए म्यूचुअल फंड का डिविडेंड एक जरिया हो। अगर आप बोल रहे हैं कि डिविडेंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना सही तरीका नहीं है तो उसका अल्टरनेट म्यूचुअल फंड में क्या है? राइट, तो उसका अल्टरनेट म्यूचुअल फंड के अंदर है, हम उसको बोलते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अभी इसके मैं 3-4 बड़ी बड़ी खूबियां बताता हूँ जी। डिविडेंड जो फंड हाउस डिक्लेयर करता है वो फंड हाउस अपने हिसाब से डिक्लेयर करता है। उस फंड के अंदर प्रॉफिटेबल सरप्लस होना चाहिए तभी फंड हाउस डिक्लेयर करता है। दूसरा, फंड हाउस कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगा वो फंड हाउस के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। फंड हाउस कभी बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, कभी छोटा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है और कभी फंड हाउस डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करे। तो आप उसके बेसिस पे रेगुलर इनकम पे डिपेंड नहीं रह सकते। SWP के अंदर क्या है कि आप फंड से पैसा निकालें, जितना फंड से पैसा निकालेंगे उतना पोर्टफोलियो वैल्यू कम हो जाता, वो बिल्कुल डिविडेंड जैसा ही है, दोनों के अंदर फर्क नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी पहली तो ये है, आप डिसाइड करेंगे कितना पैसा निकालना है। आप बोलेंगे मुझे 10,000 रुपया महीना निकालना है, आप 10,000 निकाल सकते हैं। आप रेगुलर बेसिस पर निकालना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर निकाल सकते हैं। आप और ज्यादा पैसा चाहिए, और ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। किसी महीने में आपको पैसा नहीं चाहिए, आप पैसा नहीं निकालें। तो पूरा जो कैश फ्लो का मैनेजमेंट है वो आपके हाथ में रहता है। अगर आप म्यूचुअल फंड से SWP या रिडम्पशन के थ्रू पैसा निकालें बजाय कि डिविडेंड के थ्रू पैसा निकालें, तो ज्यादा एफिशिएंट तरीका है टैक्स के हिसाब से भी और ज्यादा एफिशिएंट तरीका है कैश फ्लो के हिसाब से भी कि डिविडेंड के बजाय आप ग्रोथ ऑप्शन लें, जब चाहिए तब पैसा निकालें। रेगुलर इनकम चाहिए तो SWP डालें, आपको रेगुलर पैसा मिलता रहेगा। और जब नहीं चाहिए आपको पैसा तो आप SWP स्टॉप कर सकते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, और जब वापस पैसे की जरूरत है वापस आप चालू कर सकते हैं। तो अमाउंट आपके हाथ में है, डेट आपके हाथ में है, फ्रीक्वेंसी आपके हाथ में है, तो ये ज्यादा सुपीरियर अल्टरनेट है डिविडेंड के बजाय। आपने शुरुआत में कहा था कि डिविडेंड प्लान का कोई मतलब नहीं है और हमारे पास डिविडेंड में 2 ऑप्शन हमें एक निवेशक को मिलते हैं, एक है डिविडेंड री इन्वेस्ट और डिविडेंड पे आउट। पे आउट आप छोड़ दीजिए, तो ये री इन्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन किसके लिए दिया गया और क्यों दिया गया सर? इसका कोई मतलब है कि नहीं? ये डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया था कोई टाइम, क्योंकि उस टाइम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी नहीं था, डिविडेंड टैक्सेबल भी नहीं था। तो इन्वेस्टर को अच्छा लगता था कि भैया पैसा रीइन्वेस्ट हो रहा है, डिविडेंड आ रहा है। एक्चुअली इसका कोई लॉजिकल मतलब है नहीं अभी। अभी अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हो तो जो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट होता है
वो तो री इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन जो भी डिविडेंड अमाउंट री इन्वेस्टमेंट हुई है वो आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एक्चुअली दो ट्रांजेक्शन है, डिविडेंड डिक्लेयर करना और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उस डिविडेंड का इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये रिडम्पशन और स्विच ट्रांजेक्शन के हिसाब में आप मान सकते हैं उसको। तो जो कंपनी ने जो म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उतना डिविडेंड आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर आ जाता है, वो जुड़ जाएगा और वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो टैक्सेबल इनकम तो हो गई, लेकिन आपके हाथ में कैश फ्लो नहीं आया। ओके, ऑल राइट। तो डिविडेंड वाला सवाल यहाँ पर ख़त्म। अब दूसरा सवाल जो हमसे कई दफ़ा पूछा गया है और वो ये है कि पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए। विजय सर बताइए, बहुत लोग अपने पोर्टफोलियो में 7-8 रखते हैं, कुछ लोग 4-5 के रखते हैं, कुछ लोग तो 15, 20, 25 फंड भी रखते हैं। आपके हिसाब से आइडियल नंबर क्या है और क्यों? बहुत ही ये नेवर एंडिंग डिबेट वाला सवाल है। कोई बोलता है 4-5 स्कीम में पैसा डालो। मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है कि आपको 8 से 10 स्कीम में पैसा डालना चाहिए। दूसरा, आपको किसी भी फंड हाउस को चाहे कितना भी अच्छा फंड हाउस हो 10% से 12% के ऊपर अलोकेशन नहीं देना चाहिए। और उसके मैं आपको कारण बताता हूं कि कोई भी फंड हाउस है, आज इंडिया में 40-45 फंड हाउस है। अगर आप टॉप 25% फंड हाउस भी पकड़े तो 10 फंड हाउस होते हैं, 10 स्कीम होती है, तो आपको कम से कम 8-10 स्कीम तो लेनी ही चाहिए। दूसरा है कि एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को करना है, कोई भी फंड हाउस का एक कैटेगरी के अंदर स्कीम लें तो उसी फंड हाउस का कोशिश करें कि दूसरी कैटेगरी में स्कीम आपकी रिपीट नहीं हो। तो अगर लार्ज कैप में आप एक फंड हाउस ले रहे हैं तो मल्टी कैप में उस फंड हाउस को मत लीजिए, मल्टी कैप में ले रहे हैं तो मिड कैप में मत लीजिए, मिड कैप में ले रहे हैं तो स्मॉल में मत लीजिए, स्मॉल में ले रहे हैं तो वैल्यू फोकस और या सेक्टोरल फंड के अंदर मत लीजिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। वैसा ही चीज आपको डेट में भी करना है। किसी फंड हाउस का आप लिक्विड में पैसा डाल रहे हैं तो उसी फंड हाउस का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मत लीजिए, अल्ट्रा में ले रहे हैं तो उसी फंड हाउस का लो ड्यूरेशन मनी मार्केट या बाकी फंड मत लीजिए। क्योंकि अगर किसी फंड मैनेजर को एक सिक्योरिटी पसंद आई तो जनरली वो सारे फंड में वो सिक्योरिटी डालने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो सही चीज भी है, डालना भी चाहिए। तो आपको जेन्युइन डिवर्सिफिकेशन कभी कभी नहीं मिल पाता है। ओके, तो आपको मेरे हिसाब से कम 8 से 10 स्कीम में पैसा डालना चाहिए। एक फंड हाउस का एक्सपोजर अपनी बुक्स में चाहे कुछ भी हो 10 से 12% के ऊपर अलोकेशन नहीं जाना चाहिए और एक फंड हाउस की एक कैटेगरी के ऊपर दूसरी कैटेगरी के अंदर रिपीट स्कीम नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग थीमेटिक कॉन्सेप्ट भी आ गई है। सपोज मैं आपको 4-5 स्कीम में पैसा डालने की बोलूं तो लार्ज कैप में एक हो गया, मल्टी कैप में एक हो गया, ईएलएसएस में एक हो गया, स्मॉल कैप में हो गया, वैल्यू में फोकस में हो गया। मैं आपको इंटरनेशनल फंड कहां से दूंगा? इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्टर को पैसा डालना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कम 8 से 10 स्कीम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। ओके, सो 8 से 10 स्कीम आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, ये कहना है विजय मंत्री जी का। हाँ, और किसी भी स्कीम का वेटेज आपके पोर्टफोलियो में 10-12% के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखें आप। जी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और ऐसे ही सवाल लेंगे जो हमसे इस साल कई दफा पूछे गए हैं और जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के शो में हम उन चंद सवालों के जवाब दे रहे हैं जो हमसे इस साल कई बार पूछे गए हैं और सवालों के जवाब दे रहे हैं JRL मनी के को-फाउंडर विजय मंत्री जी। और अगला सवाल सर, अगला सवाल हमारे पास ये आया है कि एक्टिव और पैसिव फंड में क्या करना चाहिए? निवेशक किस तरह के फंड्स को ले, जहां पर एक एक्टिव मैनेजमेंट है या फिर एक पैसिव फंड जैसे ETF हो गया या फिर सेंसेक्स या निफ्टी फंड? आपकी राय। देखिए, तो अभी सवाल हुआ एक्टिव और पैसिव का भी। अभी
जब हम पैसिव की तरफ जाएंगे तो थोड़े दिनों बाद ये भी सवाल उठेगा कि पैसिव में कौन सा पैसिव, निफ्टी लेना चाहिए, सेंसेक्स लेना चाहिए, नेक्स्ट निफ्टी 50 लेना चाहिए, मिड कैप लेना चाहिए, स्मॉल कैप लेना चाहिए, स्मार्ट अल्फा, स्मार्ट बीटा, ईएसजी, अलग अलग उसमें आपको देखिए कि इंडेक्स में भी आपको 20-25 ऑप्शन मिल जाएंगे जी। तो जो सिचुएशन आज म्यूचुअल फंड में वो इंडेक्स के अंदर भी हो जाएगी। और जिसका इंडेक्स अच्छा चल रहा हो, जो इंडेक्स अच्छा चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे लोग बात। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी बाय एंड होल्ड जो स्ट्रक्चर है आने वाले पीरियड में, बाय एंड होल्ड का जो पैसा है वो मेरे हिसाब से कस्टमर के पोर्टफोलियो का 20-25% कम से कम रहना चाहिए। और वो पैसा आप इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स के द्वारा ही डालना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना। फंड 5, 10, 15, 20 साल तक कोई फंड चेंज नहीं करना है। और मेरे हिसाब से उसमें एलोकेशन बराबर जाना चाहिए। थोड़ा पैसा निफ्टी में जाना चाहिए, थोड़ा नेक्स्ट निफ्टी 50 में जाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा मिड कैप में जाना चाहिए, थोड़ा स्मॉल कैप इंडाइसेस में जाना चाहिए। इन सबको मिला के आप 20-25% का अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। लेकिन जब हम इंडेक्स की बात करते हैं, पैसिव की बात करते हैं, तो आज की तारीख में पैसिव आप इंडेक्स फंड खरीदिए फंड हाउसेस के थ्रू, ईटीएफ मत खरीदिए। क्योंकि ईटीएफ के अंदर अलग कॉस्ट लगती है, ब्रोकरेज भी लगती है, बाय एंड सेल स्प्रेड भी रहता है, आपको डीमैट अकाउंट भी खोलना पड़ता है, और काफी टाइम उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता, तो आप बेचना, सेल करने बेचने में तकलीफ हो जाती है। लेकिन अगर आप फंड हाउस के थ्रू इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग किए तो आपको रिडेम्पशन पक्का देंगे और आपका परचेज भी सही दाम पे हो जाता है। तो 20-25% आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली इंडेक्स के थ्रू जाना ही चाहिए। बाकी पोर्टफोलियो में आप इंटरेस्टिंग ऑप्शंस एग्जामिन कर सकते हैं, कहीं वैल्यू अच्छा है, कहीं ग्रोथ अच्छा है, कहीं कॉन्ट्रा अच्छा है, तो आपको इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन आज के जमाने में मेरे हिसाब से 20 से 25% पोर्टफोलियो कस्टमर का कम से कम इंडेक्स फंड के अंदर रहना ही चाहिए। हमने 1-2 हफ्ते पहले अपने फंड नामा सेगमेंट में विजय सर लोगों से, अपने एक्सपर्ट से बात की थी, और सवाल यही था कि इंडेक्स फंड में सेंसेक्स या निफ्टी उनकी पसंद क्या है। मैक्सिमम लोगों की, जो 5 में से आई थिंक 3 या 4 लोगों ने ये कहा था कि उनकी पसंद निफ्टी इंडेक्स फंड रहती है, सेंसेक्स सिर्फ एक, मुझे याद है, एक्सपर्ट की पसंद थी। आपकी पसंद क्या होती है दोनों में से और क्यों? नेक्स्ट निफ्टी 50, नॉट इवन निफ्टी एंड सेंसेक्स, बिकॉज वहां इंटरेस्टिंग कंपनीज आती है, वहां ग्रोथ ज्यादा होती है और उसका परफॉर्मेंस ज्यादा हमेशा अच्छा रहेगा। लेकिन एक्चुअली डजंट मैटर। अगर आप वेरी ऑनेस्टली, हम बिना मतलब की डिबेट में जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि आप कितने पीरियड तक होल्ड कर सकते हो। वहां पैसा बनेगा। आप निफ्टी में रहो, सेंसेक्स में रहो, 10 साल में रिटर्न में कोई फर्क नहीं आता एक्चुअली। आज ये बोल सकता है कोई, मैं निफ्टी में पैसा डाला, किसी ने बोला सेंसेक्स में, किसी ने बोला इसमें पैसा डाला। लेकिन सवाल ये है कि कौन ऐसा इन्वेस्टर है जो 10-15 साल तक लगातार पैसा डाल के बैठा है। आई थिंक वो सबसे बड़ा सवाल मेरे हिसाब से वो है। ऑलराइट, यहाँ पर अब अगला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो ये कि कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिनका AUM काफ़ी बड़ा हो गया है और उसके रिटर्न पर उनका रिटर्न उतना अच्छा अब नहीं दिखता है। तो सवाल जो आया था वो ये कि क्या बड़ा AUM होना खराब रिटर्न की तरफ इशारा करता है? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। और जैसे मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ट्वीट किया था, अभी इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ उसमें काफी अच्छे बैट्समैन है, IPL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए, लेकिन द मोमेंट वो इंडिया टीम में आए तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया। वैसे काफी इन्वेस्टर एक्सपीरियंस करते हैं कि फंड जब तक बाहर दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, मेरे पोर्टफोलियो में आते उसका परफॉर्मेंस खराब होने चालू हो गया। उसका कारण आपको बताता हूँ क्या है। कोई फंड जब अच्छा परफॉर्मेंस करना चालू करता है तो उसके बाद पैसा आना चालू होता है बहुत। तो उसके पास पैसा आना चालू होता है तो वो अपने फेवरेट स्टॉक्स में कंटिन्यूअसली पैसा डालता है। तो फेवरेट स्टॉक बढ़ते रहते हैं तो NAV बढ़ती रहती है, NAV बढ़ी तो परफॉर्मेंस आई तो और पैसा आया, तो एक वर्चुअस साइकिल उसका बन जाता है। लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद वो फंड वो स्टॉक या जो लो लिक्विडिटी स्टॉक है वो ले नहीं पाता है, तो उसका परफॉर्मेंस पे चैलेंज डेफिनेटली आता है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो फंड है तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस कम होते जाता है। तो इसमें AUM एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। अगर आप लार्ज कैप के अंदर हैं तो लार्ज कैप में 10,000 करोड़ के ऊपर AUM होते ही
फंड का परफॉर्मेंस स्ट्रगल होना चालू हो जाता है। मिड कैप के अंदर 5,000 करोड़ के ऊपर एओएम आते ही परफॉर्मेंस के अंदर चैलेंज आता है। स्मॉल कैप के अंदर 2,000 करोड़ के ऊपर आते ही चैलेंज आता है, और वो का वो सिचुएशन हम पीएमएस के अंदर भी देखते हैं। तो फंड हाउस आपको 10 साल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब उसका एओएम बढ़ा उसके बाद क्या परफॉर्मेंस आया। तो फंड साइज डेफिनेटली परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। ये इंडिया की बात भी नहीं है, ग्लोबली भी ये चीज होती है। क्योंकि सपोज किसी फंड का 10,000 करोड़ का एओएम हो गया या 20,000 करोड़ का एओएम हो गया, उसको किसी कंपनी में 1% स्टेक भी लेना है तो कम से कम 200 करोड़ रुपए का स्टेक होता है, जो काफी मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर बहुत चैलेंज होता है। इवन लार्ज कैप में भी, एक्सेप्ट फ्यू मेगा लार्ज कैप, वहां काफी जगह वॉल्यूम में चैलेंज आता है, तो प्राइस इंपैक्ट करने लग जाता है। तो उसका डेफिनेटली एओएम साइज बढ़ने पे फंड पे परफॉर्मेंस आता है। इंडिया में बहुत क्लियर ये दिख रहा है, इंटरनेशनल भी दिख रहा है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर मैं किसी फंड में पिछले कुछ सालों से निवेश कर रही हूँ और फंड का एयूएम एक पर्टिकुलर साइज का हो चुका है, जो आपने कहा कि एक स्मॉल कैप में 2,000 करोड़ का हो चुका है, मुझे क्या उस वक्त उस फंड को से स्विच कर लेना चाहिए या फिर मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, द मोमेंट किसी फंड का एयूएम बढ़ना चालू हुआ, थोड़े दिन तो परफॉर्मेंस देता है बिकॉज मोमेंटम रहता है उसका, लेकिन 3-6 महीने बाद उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। तो आपको ट्रैक करना है कि स्मॉल कैप में 2,000 करोड़ के ऊपर होते ही धीरे धीरे आपको फिर क्वार्टरली बेसिस पे फंड का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। परफॉर्मेंस थोड़ा डिप होने लगा, क्वेश्चन मार्क करिए। 6 महीने के ऊपर परफॉर्मेंस खराब होने लग गया, क्वेश्चन मार्क करिए। और उसके बाद 1 साल के ऊपर होने लग गया तो डेफिनेटली आपको कॉल लेना चाहिए कि इस फंड से मैं ज्यादा पैसा नहीं डालूं अभी और नया फंड में चूज करूं। और 3 साल के ऊपर भी परफॉर्मेंस नहीं आया तो डेफिनेटली आपको पैसा उस फंड से निकालना ही चाहिए। ओके, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, वक्त हमारे पास थोड़ा सा ही बचा है अब। इस साल जो मार्च अप्रैल में बाजार का हाल हुआ था और उसका जो इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड के निवेश पे भी पड़ा, हमारे पास बहुत सवाल ये आए थे कि क्या इस वक्त निवेश रोक के थोड़े दिनों बाद या पैसे निकाल लिए जाए, कंटिन्यू करें। हमेशा ये सवाल आता है तब जब बाजार में बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिलती है। आपका जवाब क्या होगा विजय सर? देखिए, कोई भी इन्वेस्टर पैसा कब निकालना चाहिए, जो मेरा सोच है, आप किस बेसिस पे पैसा निकालो। अगर आपको जरूरत है तो आप जरूर पैसा निकालो। वो जरूरत अगले 3 साल में आ रही है तो जरूर पैसा निकालो। उसके बाद जो भी पैसा वो व्यू बेस हो जाता है कि पैसा निकालना चाहिए। सपोज करो आपको बाजार हाई लग रहा है 13,300 के नंबर पे, तो आपने पैसा निकाल लिया। तो आप, और सपोज उसके बाद बाजार गिर गया तो आपका कॉल एकदम सही गया कि यार मैंने सही किया, 13,000 पे पैसा निकाल लिया, अभी 11,000 निफ्टी हो गया, मैं तो बहुत राजा दिख रहा हूँ अभी। लेकिन क्या 11,000 के लेवल पे आप पैसा डाल पाए क्या वापस? जिन लोगों ने जनवरी मार्च 2020 को पैसा निकाला, सपोज किसी ने बाजार में पैसा निकाला, क्या वो इन्वेस्टर वापस बाजार में आ पाया क्या? क्योंकि 12,000 पे उसको मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा था, जब 8-9,000 हो गया तो उसका व्यू था कि और नीचे जाएगा। तो अपना चैलेंज क्या है कि हमको बाजार का लेवल तो चाहिए 10,000 11,000, लेकिन न्यूज फ्लो अपने को 13,000 वाला चाहिए। अच्छा। तो वो कभी नहीं होता। तो सेंटीमेंट अच्छे मिलेंगे आपको, प्राइस अच्छी मिलेगी। Correct. अगर सेंटीमेंट खराब हो गए तो लोअर एनएवी पे आपको पैसा मिलेगा। तो आपको ये नहीं देखना कि बाजार का लेवल क्या, आपको इतना देखना है ये मेरा पैसा है, कितने दिन तक मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर वो पैसा 5 साल के ऊपर नहीं चाहिए तो आपको उसको इक्विटी में ही उस पैसे को रखना है। राइट। तो बेसिकली बाजार की चाल के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने निवेश की अवधि के हिसाब से अपने निवेश की स्ट्रैटेजी तय करना ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। और आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपको अपने सवाल कहाँ भेजने हैं वो सारी डिटेल्स आपके पास आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात भी कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ।